हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो आप ये कहेंगे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास का वो रीजन जिसमें वो चार्ज पार्टिकल अपना इन्फ्लुएंस छोड़ता है, मतलब अपना इन्फ्लुएंस शो करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे तो जो फील्ड टर्म है ना बच्चों, फील्ड फील्ड टर्म का मतलब होता है एनी फिजिकल क्वांटिटी विच वेरीज with distance or with time or both, with both। कोई भी क्वांटिटी जो डिस्टेंस या फिर पोजीशन कह सकते हैं आप, पोजीशन के साथ वेरी करे या टाइम के साथ वेरी करे या दोनों के साथ वेरी करे, उसको हम फील्ड कहते हैं। तो जैसे कि टेम्परेचर, मान लो इस रूम में एसी चल रहा है और जहां पे एसी चल रहा है तो उसके बिल्कुल सामने का टेम्परेचर कम होगा, उससे दूर का ज्यादा होगा। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग है। या फिर एसी मान लो भी चला ही है तो थोड़ी देर बाद कमरा ठंडा हो जाएगा, तो वो टाइम के साथ वेरी करने लगा। तो टेम्परेचर एक फील्ड है, पर टेम्परेचर में कोई डायरेक्शन नहीं है। टेम्परेचर डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, तो ये स्केलर फील्ड हो गया। तो मान लो हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी, तो कहीं पे एयर की वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी तो कहीं पे थोड़ी टेढ़ी होगी। तो वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर फील्ड है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर फील्ड है एक्चुअली। तो क्या होता है ये वेक्टर फील्ड, मैं समझा देता हूं आपको। देखो, देखिएगा, जैसे सपोज करो कि ये सूरज है, सन है, ये सन। तो एक होता है कॉमेट, बोलते हैं उसको कॉमेट। तो उसकी जो ऑर्बिट होती है वो हाईली इलिप्टिकल होती है, ऐसे हाईली इलिप्टिकल। तो जब वो कॉमेट सन के नजदीक आता है, तो जैसे ही कॉमेट यहाँ आएगा तो इसकी जो टेल है वो ऐसे होती है। जब ये यहाँ होता है तो इसकी टेल ऐसे होती है। जब ये यहाँ होता है तो इसकी टेल ऐसे होती है। जब यहाँ होता है तो टेल ऐसे होती है। जब यहाँ होता है तो टेल ऐसे होती है। और जब यहाँ होता है तो टेल ऐसे होती है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी टेल हमेशा सन से दूर की तरफ क्यों है। तो उसका रीजन है सन से आने वाला, ये सन हुआ मान लो, सन से आने वाला रेडिएशन इस पे प्रेशर डालता है। तो प्रेशर डालता है और टेल को पीछे खींच देता है। तो जो रेडिएशन है ये बेसिकली फोटॉन होते हैं, फोटॉन। तो ठीक वैसे ही चार्जेस के अंदर भी हम ये इमेजिन करते हैं कि फोटॉन निकलते हैं, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज से हम एज्यूम करते हैं कि इमेजिनरी फोटॉन निकल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, वर्चुअल फोटॉन बोलते हैं इनको। तो अब अगर कोई दूसरा चार्ज यहां होगा तो उसके इन्फ्लुएंस में इसको, इसकी टेल को पीछे जाना चाहिए, मतलब इससे जो निकलने वाले इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ना चाहिए और वो इस तरफ लगना चाहिए। तो अगर ये यहां होगा तो इस पे ज्यादा फोटॉन गिरेंगे, और अगर ये यहां होगा तो इस पे कम गिरेंगे। तो जाहिर सी बात है यहां पे ये है कम इन्फ्लुएंस फील करेगा और यहां पे ये ज्यादा इन्फ्लुएंस फील करेगा। तो ऐसे ही इसके भी फोटॉन निकल रहे हैं, पर अगर ये पॉजिटिव है तो निकाल रहा है ये फोटॉन, ये भी निकाल रहा है। तो जब ये निकाल रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, क्योंकि ये इसको फोटॉन हिट करेगा, ये इसको फोटॉन हिट करेगा, तो दे विल गेट रिपेल्ड। बट अगर ये नेगेटिव हुआ तो फिर ये कुछ कुछ ऐसे हो जाएगा जैसे कि अर्थ होती है अपनी तरफ हर चीज को खींच रही है। मतलब जैसे कि कोई भी क्या कहते हैं आपका जैसे कि अर्थ के पास कोई भी मेटेओर आएगा ना तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे ब्लैक होल है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है।
तो नेगेटिव में फिर फोटोन ये अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो अगर ये खींच रहा है और क्या कहते हैं ये एमिट कर रहा है, तो ये दोनों पास आने की टेंडेंसी करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह की कुछ कहानी है। तो ब्रॉडर वे में बोलूं मैं आपको, या फिर मैं अगर 11th-12th की डेफिनेशन के हिसाब से बोलूं, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल में अगर आएगा तो क्या लिखोगे, तो ये है कि इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड a charge in which another charge can experience electric interaction। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास का वो रीजन है जिसमें कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रिक फोर्स फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। ठीक है, कैन एक्सपीरियंस कर सकता है। अब एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब ई सिंबल हम लेंगे, तो इट इज फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। अब देखो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सपोज करो कि ये ओरिजिन पे एक पार्टिकल पड़ा है जिसका चार्ज Q है। तो ये कोई पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक टेस्ट चार्ज लिया Q0। ये Q0 एक बहुत ही छोटा सा चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। तो हमने यहां पे रख दिया। अब इस P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन Q0? फोर्स ऑन Q0, Q0 पे फोर्स मान लो F आ गया, आ जाएगा Q0 ओवर R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप एक यूनिट वेक्टर है जो R की ही डायरेक्शन में है, मतलब OP की तरफ है। यानी OP जो वेक्टर है ना वो है R वेक्टर, और R कैप जो है वो OP कैप है एक्चुअली, ऐसा है। ठीक है। तो अब जो E है बाय डेफिनेशन वो F बाई Q0 है। पर आप कुछ किताबों में पाओगे कि ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0। ये जो लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 है, ये इस चीज को बताने के लिए कि Q0 शुड बी स्मॉल। वाई Q0 शुड बी स्मॉल? अब ये Q0 छोटा पार्टिकल होना चाहिए, छोटा चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा चार्ज होगा तो ये जो Q0 है इस पार्टिकल, या अगर ये पार्टिकल है तो कोई बात नहीं, पर अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी के अंदर मौजूद चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर देगा। मतलब अगर हम किसी पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड नाप रहे हैं तो फिर Q0 छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये बॉडी है, छोटी सी स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी में चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे ना। तो इंड्यूस चार्जेस के चलते यहाँ पे कुछ कम जैसे मैं समझाता हूँ। सपोज करो ये एक छोटा सा मेटल स्फेयर है और यहाँ पे हमने एक बड़ा सा टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, ये ओरिजिन है। तो पहले जब ये नहीं था तो इसमें जो चार्ज था प्लस का वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड था। अब इस Q0 के आने से यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इंड्यूस हुए, तो उसके चलते ये रीजन चार्ज फ्री हो गया और यहाँ पे चार्जेस बढ़ गए। तो देखा जाए तो इसका जो इस Q0 के आने से इस स्फेरिकल बॉडी का जो चार्ज का इफेक्टिव वैल्यू है वो यहां शिफ्ट हो गया। मतलब कि ये स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही डिस्टर्ब हो गया।
तो अब जब हम यहाँ पे फील्ड नापेंगे, फोर्स नापेंगे एफ डैश, तो वो एफ डैश कम होगा एफ से, जितना नपना चाहिए था। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश नपा वो ई से कम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता तो जो सारा नेगेटिव चार्ज है वो पास आ जाता इधर इधर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस होता है, यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव खा जाता। तो जो फोर्स है एफ डबल डैश वो ज्यादा होता है एफ से, और जो मेजर्ड वैल्यू ई डबल डैश है वो ज्यादा होती है ई से। यानी अगर ये टेस्ट चार्ज बड़ा होगा तो डिपेंडिंग अपॉन दिस सोर्स, जो मेजर्ड चार्ज, मेजर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअल फील्ड से बड़ा भी हो सकता है, एक्चुअल फील्ड से छोटा भी हो सकता है। तो मेनली तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट शुड बी स्मॉल। द आंसर इज इट शुड बी स्मॉल so that it could not affect the distribution of charge into the source charge. सोर्स इनटू द सोर्स, मतलब सोर्स का मतलब ये मेटालिक स्फीयर एक सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का, चार्ज मेटालिक स्फीयर। इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ने आके इस मेटालिक स्फीयर के जो अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको अफेक्ट कर दिया। तो अगर ये क्यू नॉट छोटा होगा तो ये अफेक्ट नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो अच्छी बात है, तो फिर एक्चुअल फील्ड नप जाएगा। सो दिस इज इट। तो चलिए इसकी वैल्यू ढूंढ लेते हैं। एफ की वैल्यू यहां रखेंगे तो क्यू नॉट कट जाएगा। अब जब क्यू नॉट कट ही गया तो फिर क्यू नॉट जीरो की तरफ जाओ या किसी और तरफ जाओ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। फिर तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज करो कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हैं 0,0,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। तो जो हमारा आर वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, तो जो हमारा आर वेक्टर है वो बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आर का मॉड बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर मैं इसमें पुट करूं वैल्यूज, और आर कैप क्या बनेगा, तो आर कैप बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं यहां पे वैल्यूज डाल दूं तो ई क्या बन गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, इनटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर आधी है और ये एक है, तो 3/2 पावर हो जाएगी। तो ई बन जाएगा हमारा के क्यू इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो बच्चों, ये मिटा देता हूं मैं, ये भी मिटा देता हूं। तो हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हम इससे कंपेयर कर लें तो कंपेयर करने पे हमें मिलेगा ई एक्स इज इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये कहलाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वाई इज इक्वल टू के क्यू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, और साथ ही साथ ई जेड इज इक्वल टू,
देखो z मतलब k का कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा, k इंटू क्यू इंटू जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई आर कैप प्लस ई थीटा टी कैप, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड। मतलब अगर ये ओरिजिन है, देखो कैसे बताऊं मैं आपको, यहां पे बताता हूं। देखो ये मान लो ओरिजिन है, तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस तरफ है तो वो ई एक्स, एक कंपोनेंट इस तरफ है तो वो ई वाई, और एक कंपोनेंट इस तरफ है तो वो ई जेड। ये जेड एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ओके, तो ई एक्स एक्स कंपोनेंट, ई वाई वाई कंपोनेंट और ई जेड जेड कंपोनेंट। ओके, ये तो हो गया कार्टेशियन। अब पोलर में देखो, तो पोलर में हम 2D में ही काम करेंगे, 3D में तो मुश्किल है पोलर में काम करना, मतलब वो हायर क्लास में किया जाता है। तो अगर 2D में काम कर रहे हैं पोलर में, तो यहां पे मान लो ये पॉइंट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट इस तरफ है वो ई आर, और जो इस तरफ है वो ई थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज मैंने रखा है, तो वो चार्ज जो फील्ड क्रिएट करेगा वो तो रेडियली करेगा ना, मतलब उसका इस तरफ तो फील्ड हो ही नहीं, होगा ही नहीं। तो इसी वजह से ई थीटा जो है वो 0 होगा, और जो ई आर है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। यही तो आया था फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो एक पॉइंट चार्ज के फील्ड में ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड 0 होता है, लेकिन रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड होता है। पर डाइपोल में ऐसा नहीं होता, डाइपोल में ये भी फील्ड रहेगा, ये भी रहेगा, दोनों रहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो डाइपोल क्या है मैं पढ़ाऊंगा, तो फिलहाल के लिए ये आप नोट करो।